गुड मॉर्निंग। आवाज जा रही है? सब लोग को गुड मॉर्निंग। सब लोग खुश रहिए। चलिए आगे अब स्टार्ट करते हैं। वीडियो नहीं आ रहा है? वीडियो चल रहा है ना बाबू? अरे भैया वीडियो आ रहा होगा। मार्कर कहाँ गया मेरा? वीडियो आ रहा है ना? चलिए देखते हैं लोग। यस सर आ रहा है। चलिए तो आधा बोलता है ऐसा नहीं आ रहा है। हम एकदम बढ़िया है बाबू। स्टार्ट करें पंचायत। देखिए, पंचायत का सेंस हम समझा दिए थे। स्थानीय लोकतंत्र शासन होता है, ये सत्ता का विकेंद्रीकरण कर देता है। देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमारे पास सरकार नहीं थी, हमारे पास अंतरिम सरकार थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट उसे कहा जाता है जो टेम्पोरी होती है लेकिन ओरिजिनल आना बाकी रहता है, उसी को कहते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट। हमारी ओरिजिनल गवर्नमेंट 1951 में आई थी। हमारी ओरिजिनल गवर्नमेंट कब आई थी? 1951 में। तो 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कब? 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने एक चालू किया जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किए थे गांव में। इसके तहत गांव के लोगों को के मूलभूत समस्याओं को सुना जाता था। गांव के लोग जो थे उनको क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, उन्हें नाली चाहिए या सड़क चाहिए, उनमें कुछ कुछ चीज़ें जो उनकी बेसिक ज़रूरतें थी उनकी बातों को सुना जाता था सामुदायिक विकास कार्यक्रम में। इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? नीतीश कुमार का आंसर जी, एगो पैर ऊपर कर दीजिए, प्रणाम करेंगे। ऐसे चलेगा बाबू? देखिए, तो इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी सफलता को देखकर बहुत ही प्रभावित हुए थे। उन्होंने 1953 में एक इसी का क्या किया, पूरे नेशनल लेवल पे चालू कर दिया। तो इसका नाम रख दिया राष्ट्रीय विस्तार सेवा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा। विस्तार सेवा।
राष्ट्रीय विस्तार सेवा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। ये दोनों एक दूसरे के पूरक थे, एक दूसरे की तरह गांव के डेवलपमेंट के लिए थे। इसको देखा गया कि देखिए, इसको देखा गया कि दोनों में डेवलपमेंट कैसा है, तो डेवलपमेंट अच्छा था। तो इसकी जांच के लिए 5 साल का वेट किया गया। तो ये दोनों एक्चुअली में एक दूसरे के पूरक थे। तो ओरिजिनली तो 1952 में था, तो 1952 से 5 साल करिएगा तो 1957 होगा। इस समय जवाहरलाल नेहरू ने एक कमेटी बनाई, एक बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री के नेतृत्व में, जिनका नाम था बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता, शॉर्टकट लिख देते हैं, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। और इस समिति को कहा गया कि देखिए, हमने गांव के विकास के लिए सामुदायिक कार्यक्रम चालू किया 52 में, उसका रिजल्ट देखे 53 में तो अच्छा खासा रिजल्ट था। आप बताइए कि अभी इसमें और क्या सुधार करना चाहिए, और आखिर क्या क्या सुधार की जरूरत है इसमें आप बताइए। तो इन्होंने कहा कि देखिए, भारत इतना बड़ा है और हर गांव की अलग अलग समस्या है। कहीं पानी है तो कहीं बाढ़ आ जाता है, कहीं सूखा है, कहीं मरुस्थल है, कहीं पहाड़े भरा हुआ है, कश्मीर में पूरा से पूरा बर्फे है। तो हर जगह की अलग अलग समस्याएं हैं। तो हमको कमेटी को रिपोर्ट लेके पूरा हिंदुस्तान घूमने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बलवंत राय मेहता समिति को टाइम दिया गया। इन्होंने 2 साल का टाइम लिया। कितने साल का? 2 साल का। क्या लिख रहे हैं भाई? गरीबी और विकास। कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा है। अरे यार, आप लोग ऐसा ऐसा कमेंट करते हो कि हमको लगता है कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उधर घुमा देते हैं कमेंट को। चलिए देखिए अब यहाँ ध्यान से। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 1959 में अपनी रिपोर्ट दिया, और रिपोर्ट में कहा इन्होंने कि पंचायत की स्थापना करने जरूरत है, और ये पंचायत 3 लेवल का होगा, अर्थात त्रिस्तरीय होगा। कितने स्तरीय होगा? त्रिस्तरीय होगा। त्रिस्तरीय मतलब 3 लेवल का पंचायत होगा। कौन कौन 3 लेवल? तो सबसे पहले ग्राम पंचायत होगा। ग्राम पंचायत ये मुखिया के अंडर में रहेगा पंचायत में। तो इन्होंने एक लेवल बताया ग्राम पंचायत का। दूसरा इन्होंने कहा पंचायत समिति, जो ब्लॉक लेवल पे रहता है, जिसे पंचायत समिति या ब्लॉक लेवल कहते हैं। तीसरा इन्होंने कहा जिला लेवल पे जिला परिषद रहेगा। जिला परिषद रहेगा, जिला परिषद रहेगा। 3 लेवल की इन्होंने रिपोर्ट सौंप दिया यहाँ पर। अब ये तीनों लेवल अलग अलग काम करते हैं। तीनों का काम है कि गांव के विकास को ध्यान से रखना। आगे बढ़े गांव के विकास को। अब जनता के संपर्क में तो भैया सीधे रहते हैं ये त्रिस्तरीय में। सबसे जरूरी कौन होता है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। लेकिन सरकार इस ग्राम पंचायत को पूरी तरह से डायरेक्टली हैंडल तो कर नहीं सकती थी। तो कहा गया कि देखिए, मुख्यमंत्री का काम क्या रहेगा कि वो जिला परिषद के संपर्क में काम करे। किसके संपर्क में? जिला परिषद के। और जिला परिषद किससे कहेगी? ब्लॉक में। और एक ब्लॉक के अंदर 500-600 गांव रहते हैं। सब ब्लॉक में 500-600 गांव को मिला के एक ब्लॉक बन जाता है, और वो ब्लॉक गांव के लोगों को कहेगी, या गांव का मुखिया कंट्रोल करेगा। तो 3 स्तर की पंचायत रहेगी। एक आपके गांव लेवल पे, एक ब्लॉक लेवल पर, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेगी। ये तीनों समन्वय करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ठीक है, आपकी रिपोर्ट अच्छी है, इस रिपोर्ट के आधार पर हम पंचायत को लागू करेंगे। इसके तहत उन्होंने लागू किया 2 अक्टूबर 1959 को। इन्होंने रिपोर्ट पहले ही दे दिया था, लेकिन इन्होंने 6 महीने इंतजार किया, मार्च से लेकर अक्टूबर तक वेट किया, और इसे लागू किया राजस्थान के नागौर जिला में। राजस्थान के नागौर जिला, मेथी वगैरह का उत्पादन वहाँ ज़्यादा होता है नागौर में, राजस्थान में। राजस्थान वाले लड़के हैं ना। लागू कहाँ किया गया? राजस्थान में लागू किया। कौन से जिला में? नागौर जिला में लागू किया गया। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि 2 अक्टूबर को क्यों लागू किया गया? हिस्ट्री बैच आएगा तो बता देंगे। गांधी जी का जयंती था। वेरी गुड। गांधी जी की क्या थी? उस दिन जयंती थी, और गांधी जी ग्राम पंचायत के फेवर में थे। लेकिन वह कौन सा व्यक्ति था जो ग्राम पंचायत के विरोध में था?
भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी का कहना था कि ग्राम पंचायत एक लूट का अड्डा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब वहाँ लोग आएंगे, लूटेंगे, यही सब काम करेंगे। तो इन्होंने ग्राम पंचायत को लूट का अड्डा बताया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, आगे देखा जाए। अब इन दोनों में विवाद हो गया तो ये लागू कर दिया गया। लेकिन आप बताइए, जब तक आप इसे संविधान में नहीं कीजिएगा, हर राज्य कंपलसरी तो मानेगा ही नहीं, इसको हर एक राज्य थोड़ी ना मानेगा। ध्यान से समझते चलिए। तो इसको लागू करने के लिए कंपलसरी नहीं था, जबकि जो संविधान वाले दे के गए थे वो नीति नहीं दे सकता तो में गए थे। नीति नहीं दे सकता तो किस अनुच्छेद में, आप बताइए तो। पंचायत की चर्चा नीति नहीं दे सकता तो किस अनुच्छेद के तहत है? आर्टिकल बताइए। 40। रजनीश साहू जी 40। मध्य प्रदेश के हैं क्या साहू जी? हमारे एक दो दोस्त थे सब मध्य प्रदेश के, रीवा के, साहू नाम था, विवेक साहू। तो ये आर्टिकल 40 में था। वेरी गुड। तो जब ये आर्टिकल 40 में रहेगा तो आप बताइए भाई, 36 से 51 वाली चीज़ें तो किसी काम की नहीं रहेगी। वो 36 से 51 वाली चीज़ किसी काम की है नहीं है वहाँ पर। 36 से 51 वाली चीज़ ज़्यादा काम के लायक नहीं रहती है सर। एक काम करते वो नीचे वाली लाइट बुझा देते, मेरे आँख पे ज़्यादा पड़ रहा है। अभी किसी को दिक्कत है? हमारा चेहरा धुंधला दिख रहा होगा, ये नहीं धुंधला दिखेगा। मेरा चेहरा धुंधला, थोड़ा सा आँख पे दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों। नीचे वाली लाइट बुझा दी है, कोई दिक्कत नहीं ना, अगर बोलिएगा तो चालू कर दे। ये नहीं, ये इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। हमारा चेहरा देख के क्या करेंगे? मेरा ओरिजिनल कलर दिख रहा है आपको। कोई दिक्कत है? जला दे कि नहीं, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं, चलिए वो ठीक है। थोड़ा सा बुढ़ौती आ गया ना, अब चश्मा उसमें पहनना पड़ेगा, दूसरी लाइट लेनी पड़ेगी। नीचवा से बड़ी भयानक ठोकस मारता है। ये लागू कर दिया गया। लेकिन इसका अभी कोई भी देश पर मैंडेटरी नहीं था कि हर राज्य इसे मानेंगे ही नहीं, मानेंगे कि नहीं मानेंगे। ठीक है, तो लेकिन ऐसे ही चल रहा था, जिस राज्य को जरूरत लगी मान लिया। राजस्थान के बाद सेकंड नंबर था हैदराबाद। हैदराबाद ने भी मान लिया था, यानी आंध्र प्रदेश, हैदराबाद ने भी मान लिया था। लेकिन आपको फर्स्ट पूछेगा कि सबसे पहले किसने लागू किया था? नागौर में। अभी ऐसे ही चल रहा था। लेकिन 20 साल बाद, मतलब 20 साल बाद अचानक भारतीय राजनीति में एक भूचाल आया। जिस कांग्रेस का दबदबा था आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तक, कोई कांग्रेस का टक्कर नहीं ले सकता था। पहली बार कांग्रेस के खिलाफ एक सरकार बन गई जिसका नाम था गैर कांग्रेसी सरकार। मतलब वैसी सरकार जो कांग्रेस की नहीं थी, जनता पार्टी की सरकार बन गई। और ये जनता पार्टी भी ज़्यादा दिन नहीं चली। जनता पार्टी ऐसे ब्लास्ट की जिसका कोई हद नहीं, और उस जनता पार्टी का जितना नेता था सब अपनी पार्टी बना लिया। जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बाप रे बाप, मारा। जितना मुलायम सिंह को देख रहे हैं, मायावती को देख रहे हैं, उधर बीजेपी को देखिए, नीतीश को, लालू को, ये सब लोग कहीं ना कहीं जनता पार्टी और इनके जेपी आंदोलन के ये लोग देन है। तो उनको उनकी सरकार बन गई 1977 में। और 1977 में इन्होंने कहा कि भैया देखिए, ये जो बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था ये 1957 में हुआ था, और अभी चल रहा है 1977। यानी कोई भी चीज़ 20 साल बाद भी अपने वर्किंग स्टेज में रहेगी या नहीं रहेगी कोई गारंटी नहीं होता है। 20 साल पहले की मोबाइल से आप सोचिएगा अभी के मोबाइल की तुलना करें, गड़बड़ हो जाएगा। 20 साल के पहले का कैमरा और अभी के कैमरे में बहुत का अंतर है। 20 साल पहले का कैमरा अजीब होता था। शादी ब्याह में इतना बड़ा लेके घूमता था सब ऐसे। तो उस वक्त के कैमरे में अभी के कैमरे में बहुत का अंतर है। तो इन्होंने कहा कि भैया ये बहुत पुराना चीज़ है, तो इसको हमको सुधार की ज़रूरत है। लेकिन बाबू एक बात बताते हैं, हर चीज़ ऐसा नहीं है कि पुराना नया लाइएगा तो अच्छा ही हो जाएगा। आयुर्वेदिक दवाइयाँ पुराना अच्छा होता है, चावल में पुराना चावल अच्छा होता है कि नहीं यहाँ पर? तो इन्होंने कहा कि भैया हम इसे दूसरी समिति बनाएंगे। तो इन्होंने एक समिति बनाया, अशोक मेहता समिति। देखिए ठीक 20 साल बाद ये लागू, भले रिपोर्ट दिए थे 59 में ना, लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को, लेकिन इनका गठन तो हो गया था बलवंत राय मेहता समिति। शॉर्टकट में समझ में आ रहा है? बलवंत राय मेहता समिति शॉर्टकट में 57 में। तो 20 साल बाद 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई। मोरारजी देसाई थे उस समय, सबसे घोंचू प्रधानमंत्री हमारे देश का मोरारजी देसाई। पाकिस्तान ने उनको क्या दिया था? निशाने पाकिस्तान। सोचिए, पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था उन्हें, निशाने पर। तनी मोदी जी को दे दे। किसी भी पाकिस्तानी को खुश करना है, एक बार गरियाओ मोदी जी को, बहुत मोदी खतरनाक है, तो सब पाकिस्तानी खुश जाएगा। जानते हैं क्यों? मारा है बढ़िया से मोदी उन लोगों को, सर्जिकल स्ट्राइक है, सब एकदम खुश हो जाएगा। मोदी से बहुत नफरत करता है, होना भी चाहिए। सोच रहा
हम लोग का प्रधानमंत्री एकदम खच्चर होना चाहिए, ताकि पड़ोसी सब ना सुबह उठते गरिया ऐसा ससुरा गरिया तोरा सा क्या मतलब है। अच्छा से उपाय किए हैं मोदी जी। आगे देखिए। आगे बढ़े तो इन्होंने अशोक मेहता समिति का गठन किया। अशोक मेहता ने कहा कि भैया देखिए, तीन स्तर जो है ये इसको द्विस्तरीय बना दीजिए, त्रिस्तरीय मत बताइए, द्विस्तरीय बना दीजिए, द्विस्तरीय बना दीजिए इसे। अब भैया ये द्विस्तरीय बना दिए, और इन्होंने कहा कि देखिए एक रह, इन्होंने क्या किया, बीच वाले को खत्म कर दिया। क्या कर दिया, बीच वाले को खत्म कर दिया। अशोक मेहता ने बीच वाली समिति को खत्म कर दिया था। इसको थोड़ा दूसरे कलर से लिख देते हैं। अशोक मेहता वाले को 1977 में लाया गया था। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति ये द्विस्तरीय थे, द्विस्तरीय, द्विस्तरीय थे। इसमें कौन कौन स्तर दिए गए थे? सबसे पहला ग्राम पंचायत को इन्होंने कह दिया था मंडल पंचायत। कौन सा पंचायत? मंडल पंचायत। और बीच वाले को तो खत्म ही कर दिया इन्होंने। और जिला पंचायत को इन्होंने कर दिया जिला पंचायत, इसको रहने दिया जिला पंचायत, जिला परिषद, इसको ऐसे ही रहने दिया है। कहा कि ब्लॉक की कोई जरूरत नहीं है, जबकि अगर आप देखेंगे ना तो गांव का जितना काम होता है सब ब्लॉक में होता है। गांव के किसी व्यक्ति का नक्शा निकलवाना है, उसका खेत कहाँ से कहाँ है, ब्लॉक में चला जाता है। गांव में कौन सी योजना आई, सब ब्लॉक में चला जाता है। ये ब्लॉके खत्म कर रहे थे। कौन? मोरारजी देसाई। जब तक सरकार बदल गई, वापस आ गई इंदिरा गांधी। वापस कौन आ गई? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ने कहा कि ये अशोक मेहता समिति लागू नहीं रहेगी, बेहतर बलवंत राय मेहता समिति ही थी। हम आपसे पूछते हैं कि कौन सी समिति बेहतर है, अशोक मेहता या बलवंत राय मेहता? अशोक मेहता या बलवंत राय मेहता? ब्लॉक में बहुत घूस लेते हैं भैया। हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी सरकारी चीज नहीं है जहां घूस नहीं चलती है। कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे सेना हो गया, मेट्रो हो गया, ये सब कुछ कुछ ऐसी चीजें जहां घूस नहीं चलती। बाकी हर जगह सरकार में घूस चल रही है। और आने वाले वक्त में अगर मोदी जी रह गए ना, मोदी जी से तो हटने वाले हैं नहीं। मोदी जी के बाद आएंगे योगी जी, मतलब कांग्रेस आएगी 2040 के आस बाद में। उससे पहले कोई आने वाला नहीं है कांग्रेस से, क्योंकि उधर है ओवैसी, वो कांग्रेस को आने नहीं देगा। वो ऐसा ऐसा भाषण देगा कि बीजेपी कभी हारेगी ही नहीं। बीजेपी का वो एकदम समझिए कि आगे दहीना हाथ है। तो 40 तक, अब मोदी जी 40 तक रह गए ना, तो फिर अच्छा से सरकारी लोगों को ठीक कर देंगे, आधा को तो प्राइवेट कर देंगे। आप सब सरकारी नौकरी चाहते हैं, लेकिन सरकारी चीजों में चलना नहीं चाहते हैं, चाहे वो बस हो चाहे कुछ भी हो। बलवंत राय मेहता समिति सही है। आगे बढ़े। बलवंत राय मेहता समिति सही था, इसलिए अशोक मेहता समिति को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। अशोक मेहता समिति क्या हो गई भैया? खत्म हो गई। क्या अशोक मेहता समिति को लागू किया गया? नहीं लागू किया गया। हालांकि ये लागू था, जैसे रिपोर्ट दिए तब तक सरकार बदल गई, इंदिरा गांधी दोबारा आ गई, उन्होंने कहा बलवंत राय मेहता समिति ही लागू रहेगी। क्वेश्चन ध्यान से समझिए। उन्होंने क्या कहा था? मंडल पंचायत भी एक ही जगह का बात बोला था। कहा था जहां की जनसंख्या कम रहेगी वहां जिला पंचायत भी नहीं रहेगा। याद रखने का तरीका देखिए, बलवंत राय मेहता में कितना अक्षर? 1 2 3, तो कितने स्तरीय? 3 स्तरीय। याद रखने का तरीका, 3 अक्षर तो 3 स्तरीय, 3 लेवल का रहेगा। और इनका नाम देखिए 2 स्तरीय, बलवंत अशोक मेहता 2 लेटर तो 2 स्तरीय, 2 लेटर तो 2 स्तरीय, 3 लेटर तो 3 स्तरीय, 3 लेटर तो 3 स्तरीय। याद रहेगा, ये क्वेश्चन पूछता है। त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश किसने किया था? बलवंत राय मेहता ने किया। किसने किया? बलवंत राय मेहता ने किया। हाँ, भारत सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, सही बात है, भारत सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। हमको तो नंबर 1 भ्रष्ट कंट्री में है भारत। अब क्या चाहिए? नंबर 1 भारत में भ्रष्ट कंट्री बन गया। आगे देखा जाए। अरे तरीके यहाँ नारा वारा मत दो लोग, यही सरकार हटाओ, वही सरकार हटाओ। उनको नारा देना है तो चुनाव में जाके नारा दो। यहाँ तो सरकार ना हटने वाली तो अच्छी लैला से।
आगे बढ़ जाए। अब देखिए, राज्यों के साथ एक समस्या थी कि वो किसको मानेंगे, तो इसके लिए किया गया 73वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 73वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन आएगा पंचायत को लागू करने के लिए कौन सा संशोधन किया गया था, तो संशोधन का नाम बताएंगे 73वां संविधान संशोधन। 73 संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन को किया गया था। ये 73वां संविधान संशोधन जो था 1993 में किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया। समझ में आया कि नहीं आ गया? 1993 में कहा दिया गया कि अब हर राज्य को पंचायत लागू करना पड़ेगा। तो इसे संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया। 1993 में किया गया 7, और इसके द्वारा क्या दे दिया गया? इसे संवैधानिक मान्यता दे दिया गया। संवैधानिक मान्यता दे दिया गया। और संवैधानिक मान्यता जब दिया गया तो इसमें हम आर्टिकल जो था 243 में क से लेके अड़ तक जोड़ दिए लोग। क से लेके क्या जोड़ दिए लोग? अड़ तक, यानी 29 गो विषय जोड़ दिए लोग। कितने विषय जोड़ दिए? 29 विषय जोड़ दिया गया। क्वेश्चन कहेगा कि पंचायतों को संवैधानिक मान्यता किसके द्वारा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दिया। 73वां संविधान संशोधन कब था? 73वां संविधान संशोधन कब था? तो 1993 में। कब जोड़ा गया? 1993 में। कितने विषय जोड़ दिए गए? 29 विषय जोड़ दिए गए। क से 243 का क से लेकर अड़ तक जोड़ा गया था। टोटल उसमें 29 प्रावधान थे। अभी बताइए पंचायतों में कितने प्रावधान जोड़े गए हैं? 29 प्रावधान जोड़े गए हैं। कितने प्रावधान? 29 प्रावधान जोड़े गए। आगे बढ़े, कितने प्रावधान जोड़ दिए गए? 29 प्रावधान। आगे बढ़े, 29 सब्जेक्ट जोड़ दिए गए पंचायत में। तो आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछता है, कहेगा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किसके द्वारा मिला? तो संवैधानिक दर्जा बलवंत राय मेहता द्वारा नहीं मिला और ना ही अशोक मेहता द्वारा। अशोक मेहता तो फेंकाई ही गए, उनका तो लागू भी नहीं हुआ। तो बलवंत राय मेहता ने पंचायत को लिए बनाने के लिए क्या था? इनकी रिपोर्ट को संवैधानिक मान्यता देने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया 1993 में। और आर्टिकल 243 में जहां संविधान था वहां पे क से लेकर अड़ तक जोड़ा गया। टोटल 29 प्रावधान किए गए। कितने प्रावधान किए गए? 29 प्रावधान किए गए थे। और इसमें प्रावधान के तहत जो था भारत में हर राज्य में पंचायत को लागू कर दिया गया। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पंचायत लागू नहीं है? भारत में अभी पंचायत 27 राज्यों में लागू है, हर जगह लागू है। वो कौन सा ऐसा जगह है जहां ग्राम पंचायत लागू नहीं है? आंसर देंगे। दिल्ली में नहीं लागू है। दिल्ली में लागू नहीं है बबुआ। पंचायती राज व्यवस्था दिल्ली में लागू नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था दिल्ली में लागू नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था दिल्ली में लागू नहीं है। क्यों दिल्ली में लागू नहीं है? दिल्ली में गांव है? दिल्ली में पूरा एरिया में शहर है, कहीं गांव आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा। तो दिल्ली में इसीलिए लागू नहीं है क्योंकि दिल्ली में पंचायत की जरूरत ही नहीं है। तो ये पंचायती राज दिल्ली में लागू नहीं है। अब इसका एक ट्रिक याद रखिएगा। बीए पास, आप सब लोग पास हैं? बीए पास 73 में, 1973 में कौन कौन बीए पास कर गया था? भाई पिताजी पास किए होंगे, आप लोग में से कोई थोड़ी होगा। बी से बताइए क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति। ए से क्या होगा? अशोक मेहता समिति। पी से क्या होगा? पीवी के राव समिति। पीवी के राव समिति। एस से क्या होगा? सिंधवी समिति। सिंधवी समिति। और 73 से क्या हो गया? 73वां संविधान संशोधन। इन सबका संबंध पंचायत से, इन सबका संबंध पंचायत से। बीए पास 73 में, बीए पास 73 में, बीएससी किए हैं। देखिए आप बीए पास है या बीएससी पास है इससे कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप कंपटीशन की दुनिया में है तो आपको चुपचाप ग्रेजुएट कहा जाएगा। समझा गया?
क्या कहा जाएगा, चुपचाप ग्रेजुएट कहा जाएगा। हालांकि इंटर के बाद बीए करने का महत्व उतना ही है जितना मरने के बाद 13 करने का। आगे देखें, बल पंचायत से संबंधित समितियों के नाम याद रहेंगे आपको शॉर्टकट में, बीए पास 73 में। शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, बीए पास 73 में, बीए पास 73 में। 4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। आगे बढ़े, देखो एगो क्या बोल रहा है सर, पीवीटी क्या होता है। एगो पूछ रहा है सर ये क्या होता है। किसी किसी कंपनी के आगे लिखा रहता है ना प्राइवेट लिमिटेड, 2 लोगों के मालिक की कंपनी। जब कोई कंपनी 2 प्राइवेट चीज 2 पार्टनर के बीच में चलती है तो उसे पीवीटी एलटीडी लिखते हैं, और जो सिंगल मालिक रहता है उसे प्रोपराइटर कहते हैं, प्रोपराइटर कहते हैं। जहां सिंगल मालिक रहता है उसे प्रोपराइटर कहते हैं, और जहां 2 लोग मालिक रहते हैं उसे प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं। अरे लोकपाल क्या होता है आगे बताएंगे ना रे। बीए पास 73 में, याद हो गया, ये ट्रिक हो गया। अब हम लोग समझते हैं गांव के बारे में, पंचायत के बारे में। देखिए गांव जो होता है, कोई भी गांव, तो एक मान लीजिए ये गांव है। अब इस गांव में ना क्या किया जाएगा, जनसंख्या के हिसाब से कुछ वार्ड बना दिए जाएंगे। जैसे वार्ड नंबर 1 2 3 4 5, ऐसे क्या बना दिया गया है, वार्ड बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है, वार्ड। अब ध्यान दीजिए, गांव में 2 ठो काम होता है। गांव में क्या काम होता है, 2 ठो। एक होती है कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब क्या का काम कराना है, और एक होती है न्यायपालिका, न्यायपालिका। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एग्जीक्यूटिव। इसे क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव। ऐसे कहते हैं जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी। गांव के लोग अपने लिए कानून नहीं बना सकते हैं, इसलिए गांव में विधायिका नहीं होती है। वो नियम कानून लगा सकते हैं। कानून बनेगा जब भी तो संसद भवन में या तो विधानमंडल में। तो यहाँ पर काम कौन करेगा, तो देखिए काम करने की जिम्मेदारी जो दी गई है हर वार्ड के मेंबर को दिया गया है। तो वार्ड मेंबर होता है, क्या होता है, वार्ड मेंबर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वार्ड सदस्य। वार्ड मेंबर, वार्ड सदस्य कहते हैं ना, वार्ड मेंबर। सबके वार्ड में एक एक वार्ड मेंबर होता है वार्ड मेंबर, ठीक है। इस वार्ड मेंबर के ऊपर होता है मुखिया, मुखिया या प्रधान, मुखिया या प्रधान। इन्हीं लोगों का काम है कि गांव में जो जो काम हो रहा है, नल लगवाना है, लाइट लगवाना है, नाली ढकवाना है, जानवरों की देखरेख करना है, पोखरा खोदवाना है, ये सारा काम कौन करता है, वार्ड मेंबर करता है। पैसा किससे लेता है, मुखिया से लेता है। आपके मोहल्ला में नल लगवाना है, वार्ड नंबर 2 में अगर नल लगवाना है तो ये मुखिया नहीं लगाएगा, ये आपका वार्ड मेंबर लिख के देगा किसको, मुखिया को, कि हमको नल लगवाना है। क्या लगवाना है, नल लगवाना है। तो मुखिया इसको देगा, मुखिया कहेगा ठीक है। बाकी लोगों से भी पूछ लेते हैं कै गो नल चाहिए, तो वार्ड नंबर 1 वाला कहेगा हमारे यहाँ 2 गो, वार्ड नंबर 2 तनी बड़ है तो कहेगा हमारा 4 गो नल चाहिए, 3 वाला कहेगा हमारा 1 को नल नहीं चाहिए, सूखले चलेगा, 5 नंबर कहेगा 2 गो हमको दे दीजिए, 4 नंबर कहेगा 1 गो हमको दे दीजिए। टोटल नल गिनिए कितना हो गया, 8 गो नल हो गया। तो इस गांव से टोटल कितना नल लगना है, 8 गो। तो मुखिया रिपोर्ट लगा के भेज देंगे ब्लॉक में कि हमारा हाई गांव में 8 गो नल लगाना है, पैसा दीजिए। तो ब्लॉक वाला लिख के भेज देगा जिला परिषद में कि इतना पैसा चाहिए, और मुख्यमंत्री से पैसा पारित करा के यहाँ तक ले आ देगा। हाँ, ये पूरे बीच में 8 गो नल में से इतना पैसा मारेगा सब कि गाँव में 2 गो नल पहुँचेगा। 6 गो नल पैसा मार ले जाएगा, तो जो जाएगा 1 गो नल का पैसा मार लेगा। तो ये सारा काम कौन करते हैं। आगे बढ़े, वो संशोधन में बताएंगे बाबू, आप काहे परेशान है कि 73वां संशोधन कब लागू हुआ था, कब ये हुआ था। ये संशोधन जब पढ़ाएंगे ना तो उसका टॉपिक है, वो हम आपको बता देंगे। नीरज कुमार समझ रहे हैं, ये पंचायत का टॉपिक है, पंचायत पे रहिए ना, आप फोकस कर रहे हैं संशोधन कब हुआ, लागू कब हुआ। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये टॉपिक संशोधन का है, और संशोधन के लिए आपके संविधान में आर्टिकल 168 है, इसीलिए आप लोग फेल हो जाते हैं। आपको ये नहीं समझ में आता है कि पढ़ना कहाँ है। हाँ, अब रेडीमेड हम मान के चलिए कि स्वेटर खरीदने गए, थोड़ा सा ढीला है, तो उसको कितनों बोलेंगे ढीला है ढीला है ढीला है, वो थोड़े ना टाइट कर सकता है। अब ढीला है, पसंद आ गया तो उठा के लेके चले जाते हैं।
दर्जी को दे देते हैं, वो टाइट कर देता है। तो हर चीज का एक स्पेसिफिकेशन होता है। आप फोकस कर रहे हैं सर 73वां संशोधन कब हुआ था, कब हुआ था, कब हुआ था, मानते हैं कि आप पढ़े हैं संशोधन, लेकिन आप समझिए ना, हम जो चीज जहां रहती है वहां हम पढ़ा देते हैं आपको। आपका एडमिशन हो गया ना, यही आपका तक टेंशन था। जब तक एडमिशन नहीं हुआ तब तक टेंशन है, बाकी आप टेंशन हमारे पे छोड़ दीजिए, ठीक है। भीमराव अंबेडकर का राय था कि ये पंचायत वाले खूब पैसा लूट लेंगे सब, इसलिए बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी का कहना था कि गांव के लोग इतने मतलब कम पढ़े लिखे होते हैं कि वो विधायक और मुखिया, विधायक या फिर बड़े सांसद से बात ही नहीं कर पाएंगे। उनको पंचायत जरूरी है, वार्ड मेंबर उन्हीं के वार्ड का होता है और मुखिया जो होता है उन्हीं के पंचायत एरिया का होता है। लेकिन वार्ड के लिए जरूरी है आप उसी वार्ड के रहने वाले हैं। आप वार्ड नंबर 1 के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 4 से आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं वार्ड मेंबर यानी वार्ड सदस्य का। लेकिन आप इस गांव के कहीं के भी रहने वाले हैं, आप मुखिया या प्रधान का चुनाव लड़ सकते हैं। तो आप उसी एरिया के हैं तो गाँव के लोग आराम से बात कर लेते हैं। तो ये तो इनका काम हो गया। इसके अलावे अगर आप देखेंगे तो न्याय का काम कौन करता है, तो हर वार्ड में एगो न्याय के लिए होता है पंच। क्या होता है? पंच। और इस कई गो पंच के ऊपर जो सबसे बड़ा पंच होता है उसे कहते हैं सरपंच। सरपंच। तो देखिए दोनों के अलग अलग काम है। अब कहीं नल लगवाना है तो सरपंच थोड़े लगवाएगा, नल लगवाना है तो मुखिया और वार्ड मेंबर लगाएंगे। समझ में आ गया नहीं? और ये लोग क्या करते हैं? न्याय वाला काम करते हैं। किसी की बकरी चोरी हो गई तो क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलाइएगा, है महाराज वो ललकी बकरिया हमार है, ना वो करी की उसकी है, ललकी हमार ना है। समझ में? गाँव में अजीब अजीब झगड़ा हो जाता है। गाँव में जानवर को लोग बटैया पे ले लेते हैं कि मतलब 2 गो बच्चा देगी ना तो एगो बच्चा मेरा, एगो बच्चा तुम्हारा। अब बकरी ससुरी 2 गो बच्चा दे दी, एगो दे दी खस्सी, एगो दे दी बकरी, एगो मेल और फीमेल, तो दोनों लड़ जाएगा सर। ना बकरिया हम ले, बकवा तुम ले ले, आई ले ले। और कभी मान लो एगो दे दी, तू कहेगी कि ना हम ले लेंगे, तू पैसा दे देंगे। अजीब अजीब झगड़ा होता है यार गाँव में। पानी निकालने के लिए हो जाता है, ये हमार दुआर है इनसे पानी ना निकली, ये तोड़ दीवार उनने से पानी निकाल, सिर्फ पानी के लिए झगड़ा कर देता है। गजब गजब हो जाता है। बारात जाएगा ना गांव में, मिठाई लूटने के लिए झगड़ा हो जाता है। मिठाई मिठाई, नाश्ता नाश्ता, ले मिठाई। कुर्सी के लिए झगड़ा कर देता है। शादी ब्याह होगा ना, एगो खाना खाएगा ना, देखेगा इसका खत्म होने वाला है, सुबह के खत्म होने वाला है, उसके पीछे खड़ा हो जाएगा कुर्सियाँ पकड़ के। इवन अब ये उठेगा ना तो खाएंगे, और जैसे उठेगा वहां पे प्लेट वैसे ही रहेगा, खींच के बैठ जाएगा, या भाई साफ कर दे के, साफ कर दे। अरे तरीका बहुत खतरनाक होता है गांव यार। मतलब अच्छा भी लगता है। और एक चीज देखिए गांव में क्या है, शहर में खाना खा लेगा ना तो हाथ धुलने के लिए वो दूसरे एरिया में जाएगा। यहाँ खाना खा लिया तो हाथ धुलने के लिए उधर जाएगा, अलग से जगह बना रहेगा। गांव में अलग से जगह नहीं, खाना खा लिया ना पीछे घसका के हो जा धो लेगा, गिलास हो जा फेंक देगा, मुझे किचाई रद्द कर देता है। आप लोग किए हैं सर? शहर में भी होता है भैया, शहर में ही सब नहीं होता। शहर में बफर सिस्टम लगा दिया, उठा के खाते रहिए, और नहीं कोई जगह जगह डस्टबिन रखा, फेंक फाक दीजिए में। शहर में तो हाथों नहीं धोता है, पोछ के फेंक देता है। समझ में आ गई कि नहीं? पोछ ले भाई, सीबीएसई वाला हो सब। आप लोग को क्या लगता है हम शहर के हैं? हम भी गांव के हैं बाबू, इसलिए हम गांव को देखे। बहुत बड़का शहर के नहीं है ना, हम शहर के हैं ना गांव के, मीडियम एरिया के, इसलिए हमको ये सारी चीज़ें पता है। शहर में भी रहे हैं, बड़े शहर में भी रहे हैं, गांव में ही रहे हैं। हमको आप कहीं अमेरिका भी भेज देंगे तो वहाँ भी सेटल कर जाएंगे। हम लोग का यही तो फ़ायदा होता है मीडियम वालों रहने का, गाँव में भी सेटल हो जाएंगे, शहर में भी आदमी सेटल हो जाएगा। तो छोटा मोटा विवाद हो जाता है तो वो कौन सुलझाएगा? सरपंच सुलझाता है। जैसे मान लीजिए कोनो का विवाद हो गया, नाली हेलने से ना हेलने से जाएगा, तो वो अपने वार्ड के पंच को बुलाएगा। वार्ड के किसको बुलाएगा? पंच को। तू कह देगा ये महाराज नलिया होने से बहवा लीजिए ना, क्या दिक्कत है, कितना पानी बहता है गांव में, नल में कितना पानी निकले, कोनो बड़का अपार्टमेंट थोड़ी है कि मार पानी निकल रहा, तो नॉर्मल पानी निकल रहा होगा। नहीं मानेगा तो सरपंच को बुला देगा, नहीं मानेंगे पुलिस बुला के केस कर दे, शांत हो जाएंगे यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। पंच सरपंच का मान समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? दोनों के काम अलग अलग होते हैं। बिजली का खंभा लगवाना है तो सरपंच थोड़े लगवाएगा, नहीं नहीं लगवाएगा।
हाँ हम भी किए हैं यार। बचपन में हम लोग दो को मिठाई मांग लेते थे। शुरुआत में लाइन लग जाते थे, मिठाई दे दो, मिठाई ले लेता था ना, तो उधर खा के और फिर पीछे लग जाते थे लोग आदमी मिठाई यहाँ पे पीछे लग के फिर मिठाई ले लेता था। बचपना इसी में बीत गया यार। हम लोग कौन सी बदमाशी कम किए हैं लोग। चलिए ध्यान दीजिए, खाना खाने जाते थे लोग तो सलाद में से नींबू निकाल के रखते थे, अड़च के खाना इस बार। अब इसके अलावे गांव में कुछ होता है, देखिए गांव का जो नक्शा होता है ना, जमीन जमीन का हिसाब या नक्शा जो होता है, जमीन का मैप, किसका खेत कहाँ है, किसका क्या है, ये कौन करता है? लेखापाल लेखापाल। या एक और होता है कानूनगो। कानूनगो, यूपी में कानूनगो भी होते हैं, ऐसे लेखापाल भी होते हैं। इन लोग के नीचे जो होता है वो होता है आपका अमीन। अमीन, नीचे में क्या होता है? अमीन होते हैं सर। देखिए यूपी में क्या होता है कि जो थोड़ा सा बड़ा सा एरिया है वहाँ पे हिसाब किताब रखता है लेखापाल, और जो एकदम छोटा गांव है वहाँ रखता है कानूनगो। दोनों का काम एक ही है, किसकी जमीन कहाँ है लेख जोख करता है। इधर कड़ी यहाँ पे, और एगो फीता रख ले रहता है कड़ी, उससे कड़ी का नाप करने के लिए वो एक अमीन रख ले रहता है। अमीन, अमीन क्या करेगा? नापेगा, खेत कितना है तो बोलेगा लेखपाल साहब 4 कड़ी, तो लिख देंगे 4 कड़ी। यानी लेबर वो हो गया, मिस्त्री ये हो गया। ये जमीन को नापेगा फीता लेके, ये डी ग्रेड का कर्मचारी, हाँ सर इतना है इतना है, लिख दीजिए। छोटा सा गांव है तो कानूनगो होता है, ठीक ठाक गांव है तो लेखापाल होता है। अब कानूनगो का पद धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन यूपी में आज भी कानूनगो का पद है। हर गांव में एगो कानूनगो होता है, कानूनगो कानूनगो कहते हैं। एगो कुर्सी टेबल लेके बैठल रहता है तहसील चाहे ब्लॉक में। लेखापाल भी होते हैं, यूपी लेखापाल के तो बहुत वैकेंसी आती है। इन दोनों का काम जमीन उमीन का लगा, बड़ी पिटाता है सब, पैसा लेके तन सा जमीनिया टेढ़ नाप देगा सर। गाँव वाला कहते से सोच रहा बाढ़ में गया पुलिस मार साला, लेखपाल को पीट के भेज देता है, बहुत पिटाता है ऐसा लेखपाल। हो गया। हाँ पटवारी भी होता है, पटवारी, एक पटवारी भी होता है, कानूनगो लेखापाल या पटवारी। पटवारी ये राजस्थान हरियाणा के क्षेत्र में होता है पटवारी। और ये लोग का हेल्प कौन करता है? अमीन। अमीन हो गया। आगे बढ़े। अरे पहले पढ़ तो ले, फिर मुखिया को हटाना कैसे हटाना होता है, ये लोग काम समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर पुलिस का काम क्या होता है। हर गांव में तो पुलिस होती नहीं है, पुलिस तो बहुत दूर होती है। बड़े शहर में पुलिस होती है, बीच बीच गांव में छोटी मोटी पुलिस की चौकी होती है। तो पुलिस विभाग जो होता है ना, पुलिस पुलिस विभाग का एक चौकीदार होता है। चौकीदार, चौकीदार, पुलिस विभाग का एक चौकीदार होता है। देखते होंगे गांव में होता है चौकीदार। कुछ होता है तुरंत पुलिस में फोन कर देता है, मुखिया जी है ना, इनकर उनके पतोहिया से चक्कर चल रहा है, मुखिया ठीक नहीं है। मुखिया इधर उधर फंसा लेता है ऐसे 2-3 को, बहुत खचरा होता है सब। समझा गया। तो ये सारा रिपोर्ट चौकीदार किसको भेज देता है? थाना में भेज देता है, मुखिया ठीक नहीं है, इसका लक्षण हमको ठीक नहीं लग रहा है, तो ऐसे ऐसे भेज देता है। समझा गया कि नहीं आ गया? तो इस यहाँ पे ये क्या होता है? चौकीदार होता है। और हर गांव के बीच में, 8-10 गांव के बीच में एक पुलिस की चौकी बना दी जाती है। पुलिस की क्या बना देती है? चौकी बना दी जाती है। और इस पुलिस चौकी, 8-10 पुलिस चौकी के बीच में एक होता है पुलिस स्टेशन। क्या होता है? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अमीन नाप के चल जाता, हाँ बाबू अमीन नाप के चल जाते हैं सर। अमीन नाप के चल जाएगा, साइन अमीन का नहीं होता है। साइन आपके पटवारी का होगा, कानूनगो या लेखपाल का होता है कि हाँ ये जमीन इतनी है। नापने का काम अमीन करता है। बिहार में तो ये अमीन ज़्यादा होता है, हर राज्य में अलग अलग पावर रहता है। अमीन बिहार में ज़्यादा आता है,
राजस्थान हरियाणा में पटवारी ज़्यादा आता है। यूपी में कानून को गांव में जाएगा, थोड़ा सा एरिया शहर टाइप का है तो उसमें लेखपाल जाएगा। देखिए गांव में अगर कोई भी मामला होता है तो सबसे पहला खबर किसको लगता है? चौकीदार को लगता है। चौकीदार अगर कुछ नहीं सॉल्व किया तो अगल बगल में थाने के पास चौकी होती है जहाँ 10-15 पुलिस वाले रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते हैं, तो पुलिस चौकी को इन्वॉल्व करेगा। मामला और बढ़ रहा है तब पुलिस स्टेशन से पुलिस आएगी, कौन सी हुआ रे यहाँ पे, तो गांव में कुछ मामला हो गया तो सुलझा दिया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सिस्टम होता है गांव के अंदर अंदर। तो ये लोग तो भैया इनका चुनाव नहीं होता है, इनका कुछ चुनाव नहीं होता है, इनका चुनाव को नहीं होता, बल्कि ये लोग कर्मचारी होते हैं, एग्जाम दे के पास हुए रहते हैं लोग, चाहे वो लेखपाल का हो जाए या किसी चीज का हो जाए। देखो ये भैया पूछ रहे हैं मुखिया और सरपंच में क्या फर्क है। अब कौन ने बताया बबुआ तोरा? अब ये आया है क्या? तू सुतल था तब से? मुखिया और सरपंच में क्या अंतर है भैया? वो न्याय के काम में करेगा, ये कार्यपालिका का काम करता है। चकबंदी अलग चीज होती है, आगे बढ़ाना है। अरे बाबू सब समझाएंगे, अभी बीडीसी क्या होता है ये सब चीज समझाएंगे, पहले इतना तो समझो। तो ये लोग का क्या होता है ये लोग जो होते हैं ये केवल जमीन उमीन का काम नाम देखते हैं। इसके अलावे जो होता है एक तो पंचायत सचिव होता है। पंचायत क्या होता है? सचिव होता है, वो आगे उसका काम बताएंगे। अभी यहाँ तक इतना समझिए। ये लोग जो होते हैं ये कैसे आते हैं? एग्जाम दे के आते हैं। ये लोग एग्जाम देकर आते हैं और नौकरी पे अपने बैठ जाते हैं, चौकीदार वगैरह ये सब चीज़। और जबकि वार्ड मेंबर, मुखिया, प्रधान, पंच, मुखिया, सरपंच, ये लोग का चुनाव होता है। चुनाव के लिए जरूरी है कि ये अपने ग्राम पंचायत के एरिया के रहने चाहिए और इनका उम्र 21 साल कम से कम होना चाहिए। चुनाव के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 21 साल का कम से कम आयु होना चाहिए, तब जाके आप मुखिया में बनेंगे। आगे का जो क्वेश्चन है वो आगे बताते चलेंगे बाबू, अभी आप लोग आगे आगे पूछेंगे तो कैसे बताएंगे, छोड़ के नहीं ना बताएंगे। तो इनका चुनाव में उम्र कितना होना चाहिए? 21 साल। लेकिन 21 साल का लड़का गांव में मुखिया का चुनाव जीतिए नहीं पाएगा, चाहे वो कितनों पढ़ल लिखल है और अच्छे है कि ना जीते। अगर 21 साल का लड़का मुखिया में चुनाव जीत गया तो गारंटी बताते हैं कि हर वार्ड में वो अपना एक गो ससुराल बना लेगा, कोनो ना कोनो को फंसा लेगा हर वार्ड में। हमें एकरा फंसा ले, हमें ओकरा फंसा ले, ऐसे फंसा ले। 21 साल का लड़का अगर चुनाव जीत गया मुखिया का तो हर वार्ड में एक गो फंसा फंसा घूमेगा, बहुत खचरा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए 21 साल के लड़का को चुनाव जीतना चाहिए कि नहीं जीतना चाहिए? नहीं जीतना चाहिए। ससुर गाँव गाँव की जनसंख्या बढ़ा देगा वो। आगे बढ़े। 21 साल वालों को वोट नहीं देता ऐसा। हाँ जीते, नहीं जीतना चाहिए, जीत जाएगा तो गड़बड़ करेगा। हालांकि 21 साल का लड़का भी चुनाव जीत सकता है, लेकिन गांव की मेंटेलिटी क्या होती है? 21 साल का लड़का खड़ा हो जाएगा तो कहेगा यही लौंडा छंडा कौन ची करेगा, अगर कौन ची पता है। नहीं, वहाँ बूढ़े लोग को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब कुछ कुछ ऐसे हर राज्य में थोड़ा थोड़ा नियम का चेंजिंग होता है। किसी किसी राज्य में सरपंच ये वाला जो काम होता है ये अलग दिया जाता है और ये किसी अलग व्यक्ति को दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां इन दोनों का एक ही का काम दे दिया जाता है, वहां ये डिपार्टमेंट अलग से नहीं आता है, वहां मुखिया को ही किसका काम दे दिया जाता है? न्याय पंचायत का भी दे दिया जाता है, मुखिया को भी। अब यूपी और बिहार या अलग अलग जगहों पे देखिए थोड़ा सा अंतर क्या होता है। बेसिकली यूपी बिहार में आपको अंतर समझा देते हैं। देखिए यूपी में क्या अंतर हो, बिहार में क्या है कि ये कोई गांव है, ये दूसरा गांव है, ये तीसरा गांव है, ये चौथा गांव है। ऐसे 4-5 गो गांव मिला दीजिएगा ना तो एक गांव नंबर, ये भी गांव है, ये गांव, 4-5 गांव को मिलाएंगे तो एक तो मुखिया चुना जाता है। 4-5 गांव को मिला के, किसी किसी में तो 12-12 गो गांव होता है, तो ये गांव को मिला के क्या चुना जाता है? मुखिया चुना जाता है, मुखिया। अब मुखिया भैया किसी एक के गांव का ना निवासी होगा, इसे कहा जाएगा पंचायत क्षेत्र। बिहार में इसे क्या कहा जाता है? पंचायत क्षेत्र। और मुखिया किसी एक गांव का होगा।
मान लीजिए इस गांव का रहने वाला है, वो जो चुनाव जीता वो इस गांव का रहने वाला है, तो वो इस गांव का रहने वाला है, लेकिन साथ साथ वो अगल बगल के सारे गांव का विकास पे ध्यान देगा। इस वजह से बिहार में दिक्कत क्या होता है कि जिस गांव का मुखिया रहता है वहीं पे विकास ज्यादा करा देता है, वहीं पे विकास ज्यादा करा देता है, बाकियों को कम करा देता है, बाकी को क्या करता है, कम कराता है। इसलिए यूपी में ऐसी व्यवस्था नहीं है। यूपी में कहा गया है कि जितना गांव रहेगा उतना मुखिया रहेगा, प्रधान रहेगा। यूपी में प्रधान नहीं होता, मुखिया नहीं होता है, हर गांव का एक ठो प्रधान होता है। यहाँ भी प्रधान, यहाँ भी प्रधान, यहाँ भी प्रधान, हर गांव में क्या होता है, प्रधान होता है। तो यहाँ पर यूपी में बिहार की तुलना में पक्षपात कम होता है, लेकिन यहाँ भी होता है। यहाँ क्या करता है, प्रधान जो है इस गांव में, वार्ड है, वार्ड को गांव में लोग टोला बोलते हैं, तो ससुरा जिस टोला का रहेगा ना उस टोला में ज्यादा नल लगवा देगा, ज्यादा बिजली का खंभा लगा देगा। तो कोई बात नहीं भैया, अपने टोला में करवाएगा तो उसी गांव का ना विकास होगा। लेकिन बिहार में ससुरा वो अपने गांव में सब लेके चल जाता है। तो हर राज्य में थोड़ी थोड़ी चीजें अलग अलग होती हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट ऐसा होता है। हर राज्य में थोड़ा थोड़ा क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। नहीं, दूसरे पंचायत में क्या जाके चुनाव लड़िएगा, फिर लोकल कहलाइएगा। चलिए इतना समझ में आ गया। अब आगे का क्लास कल देखेंगे, ये बेसिक चीज थी, इसे आगे का क्लास कल। मुखिया की योग्यता 21 साल उम्र, काम खत्म।